अरे साक्षी, आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? माँ जी प्रणाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, तुम्हें देखकर तो मन और भी प्रसन्न हो जाता है। साक्षी भाभी, सबसे ज्यादा मैं आपको देखकर खुश हो जाती हूँ। ये बात तो सच है साक्षी बेटा, जब से तुम हमारे पड़ोस में रहने आई हो तब से ये प्रीति तो तुम्हारी दीवानी हो गई है। साक्षी भाभी ये है, साक्षी भाभी वो है, उन्होंने अपना बुटीक कितना अच्छा बनाया है। अरे प्रीति तो बस ऐसे ही मेरी तारीफ करती रहती है, ऐसा कुछ खास नहीं है मुझमें। देखा माँ, इतनी होशियार है लेकिन फिर भी घमंड नहीं करती। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मैंने मोमो बनाया है, बस वही आप सबके लिए लेकर आई थी। वाह मोमो, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है मोमोज। तभी तो लाई हूँ, आप तीनों खाइएगा प्लीज। आकाश चले गए क्या ऑफिस? हाँ, आज तो वो जल्दी ही चले गए। कुछ मोमोज उनके लिए भी रखिएगा। अब माँ जी जब तक आपकी बहू नहीं आ जाती तब तक मेरे हाथ का ये खाना खा लीजिए। हाँ भैया, आकाश के लिए हम भी लड़की देख रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ मुझे बिल्कुल आप जैसी भाभी मिले, साक्षी भाभी। वैसे मेरे चाचा की बेटी है जो बिल्कुल मेरे जैसी है, अगर आप आकाश से बात करें तो हम उन दोनों का रिश्ता चला सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे आकाश से बात करनी होगी क्योंकि शादी तो उसे करनी है ना, उसकी पसंद मायने रखती है बेटा। अगर साक्षी भाभी की बहन है तो अच्छी ही होगी ना, और मुझे नहीं लगता भैया को भी कोई एतराज होगा इससे। हाँ लेकिन माँ जी सही कह रही हैं, एक बार आकाश से पूछना सही रहेगा, क्या पता उसे कोई और पसंद हो तो। आपकी बहन से अच्छी लड़की मुझे नहीं लगता भैया को मिल सकती है। हाँ मेरी बहन है भी बड़ी सुंदर, फिर भी आप एक बार आकाश से पूछ लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। हाँ हाँ जरूर बेटा। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे कुछ डिजाइन भी तैयार करने हैं। फिर मैं आती हूँ ना आपके घर भाभी, डिजाइन को देखने। ठीक है, चलिए आंटी प्रणाम। माँ कितनी अच्छी है ना साक्षी भाभी। आप प्लीज भैया से कहिए ना इनकी बहन से ही शादी कर ले, हमारे घर भी इनके जैसी बहू आनी चाहिए। प्रीति, आकाश की अपनी जिंदगी है, अपने फैसले हैं, हम उसे किसी से भी शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज भैया से बात करिए कि उनका रिश्ता यही होगा बस। जिद मत करो, हम रात को आकाश से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका शादी के बारे में क्या ख्याल है। साक्षी के प्रति प्रीति का लगाव पहले से ही काफी था। जब से साक्षी उनके पड़ोस में रहने आई थी, साक्षी के बोलने का ढंग, उसका बुटीक, उसका कपड़ा पहनने का अंदाज प्रीति को उसकी तरफ हमेशा ही आकर्षित करता आया था, और उसके मन में कहीं न कहीं साक्षी जैसे बनने की चाह थी। माँ आप बात करो ना भैया से। अरे हाँ भाई, कर रही हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही है तू? ये मोमोज तो काफी अच्छे है, किसने बनाया? अच्छे है ना, साक्षी भाभी बनाकर लाई थी हमारे लिए। हाँ काफी अच्छे बनाया। अच्छा, साक्षी कह रही थी कि उसकी चाचा की बेटी भी तेरी उम्र की है और उसके लिए भी लड़का देख रहे हैं उसके घर वाले। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो हम साक्षी की बहन के साथ तेरा रिश्ता कर सकते हैं। भैया को क्या दिक्कत होगी, है ना भैया? जरा सोचिए, साक्षी भाभी कितनी अच्छी है, उनकी बहन इस घर में आएगी तो कितना अच्छा होगा। प्रीति तू चुप कर, आकाश को बोलने दे। आकाश, तेरी मर्जी क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ बेटा। बात यह है माँ की मैं आपसे कई दिनों से बात कहना चाहता था, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। आज आपने बात छेड़ दी है तो मैं कह देता हूँ कि मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। उसका नाम राधिका है, हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। अच्छा, तुझे वो लड़की पसंद है बेटा? अरे माँ, आप क्या पूछ रही है भैया से कि वो पसंद है कि नहीं? भैया, आपको साक्षी भाभी की बहन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, आप इस राधिका को ना बोल दो बस। प्रीति, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं राधिका को शादी के लिए हाँ कह चुका हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा बस। प्रीति अब बस, अगर आकाश को कोई लड़की पसंद है तो उसकी शादी वही होगी। ठीक है, आप दोनों को जो करना है करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उन्हें अपनी पसंद मानूंगी। अरे इससे क्या हो गया? अरे तू इसे छोड़, ये जिद पर अड़ गई, अभी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। शादी जिंदगी भर का फैसला है, तुझे लगता है कि तू उस लड़की के साथ खुश रह सकता है तो तू वही कर। थैंक यू माँ। आकाश की माँ ने तो उसकी पसंद को अपना लिया था, लेकिन प्रीति से ये नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके भाई ने साक्षी भाभी की बहन को ना कहकर राधिका से शादी करने का फैसला कर लिया। आपने भैया को समझाया क्यों नहीं? प्रीति, हम दोनों को शादी नहीं करनी है। आकाश पहले से ही राधिका को पसंद करता है, तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते बेटा। साक्षी भाभी को कितना बुरा लगा जब हमने उन्हें ना कहा तो। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ खास फर्क पड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा तू सुनाए जा रही है।
माँ मैं कह रही हूँ आपसे, वो राधिका कुछ भी नहीं है साक्षी भाभी की बहन के आगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस लड़की को हाँ कहकर। प्रीति, राधिका राधिका क्या लगा रखा है? अब वो तेरी भाभी बनने वाली है, तमीज से बात कर। भाभी, मैं उन्हें पसंद नहीं करती माँ। मुझे तो हमेशा से साक्षी भाभी जैसी भाभी चाहिए थी। अगर उनकी बहन आती तो मैं उन्हें दिल से भाभी मानती। ये सब बातें आकाश के सामने मत करना। अब राधिका ही इस घर की बहू है और तुम्हारी भाभी, और इस बात को तुम अपने दिमाग में डाल लो प्रीति। प्रीति अभी भी अपनी जिद से हट नहीं रही थी और कुछ दिनों में राधिका और आकाश की शादी भी हो गई, लेकिन प्रीति ने अभी भी राधिका को दिल से नहीं अपनाया था। माँ जी, ये आपके लिए मम्मी ने स्पेशल बनारस की साड़ी भेजी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है सच में बहू। और ये पिंक रंग का प्यारा सा सूट प्रीति तुम्हारे लिए। आकाश ने बताया था कि तुम्हें इस रंग के सूट बहुत ही पसंद है। ये कैसे सूट है? साक्षी भाभी ने तो इससे भी अच्छा सूट मेरे लिए डिजाइन किया था। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति, क्या ये? मुझे पता है तुम्हें इस तरह के सूट पसंद है, ऐसा क्यों बोल रही हो? हर किसी की अपनी पसंद है। आपने अपनी पसंद से शादी की ना, मैंने कुछ कहा क्या? तो मुझे भी ये सूट पसंद नहीं आ रहा है बस। प्रीति, आकाश आगे बोलने जाता है लेकिन राधिका हाथ पकड़ लेती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सूट ले आऊंगी जो तुम्हें पसंद होगा। मेरी पसंद साक्षी भाभी को ही पता है, सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, मैं साक्षी भाभी के घर जा रही हूँ। राधिका बहू, प्रीति अभी नादान है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन माँ वो कैसे बात कर रही है? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी उसकी फेवरेट नहीं बनी हूँ ना, इसलिए वो ये सब कर रही है। एक बार मैं उसका दिल जीत लूंगी, फिर देखिएगा कैसे हम ननद भाभी की बनती है। राधिका, तुम बहुत समझदार हो बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राधिका काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। प्रीति की बचकानी हरकतों के बाद भी उसने प्रीति की बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाया। वाह राधिका, क्या पास्ता बनाया है सच में, और लग ही नहीं रहा कि ये इतना हेल्दी भी है। मैं ऑफिस में भी यही लेकर जाती थी पहले माँ जी। तुम ऑफिस का काम भी करती हो और घर को इतने अच्छे से संभाल रही हो बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे ऑफिस में काम ही क्या होता है, बस अकाउंट्स को देखना होता है। और साक्षी भाभी को देखा है आपने, डिजाइनर है, इसके अलावा इतना अच्छा खाना बनाती कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम ये पास्ता खाओगी ना प्रीति, तो उंगलियां नहीं पूरा का पूरा हाथ ही खा जाओगी। छोड़ो माँ, इसको तो साक्षी भाभी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। क्यों, आज उसने कुछ खिलाया नहीं क्या? वो कपड़े डिजाइन कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि खाकर जाओ, मैंने ही मना कर दिया। प्रीति, मैं साक्षी भाभी से अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन तुम ये पास्ता ट्राई कर सकती हो। एक बार टेस्ट कर लो ना, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। वैसे मुझे पता ही इतना अच्छा नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अब भैया और मम्मी कह रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। प्रीति ने पास्ता जैसे ही टेस्ट किया, उसे काफी पसंद आया लेकिन मुंह से तो कुछ नहीं बोली। ये तो सच में अच्छा है, मैंने खामखा थोड़ा सा लिया, लेकिन अब दूसरा मांगूंगी तो सबको लगेगा मुझे बहुत पसंद आया। ये लो प्रीति, तुम खा लो। लेकिन राधिका, तुमने तो खाया ही नहीं। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, प्रीति ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तुम खा लो। वैसे मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आया है, लेकिन अब मैं अन्न का अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए खा लेती हूँ। वो तो दिख रहा है तुझे पास्ता कितना पसंद नहीं आया है प्रीति चाहे माने या नहीं, लेकिन राधिका की कोशिश जारी थी अपनी ननद का दिल जीतने की। लेकिन दिक्कत ये थी कि प्रीति को साक्षी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। साक्षी भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे प्रीति आओ, मैं और साक्षी बस आज अपनी पसंद की फिल्म देख रहे थे टीवी पर। वाह, ये तो मेरी भी पसंद की मूवी है, मैं आप दोनों के साथ देखूंगी। हाँ, बैठो बैठो। मूवी के साथ साक्षी भाभी के हाथ के मोमो हो जाते तो मजा आ जाता ना। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी प्रीति। साक्षी, आज मेरा भी बड़ा मन था तुम्हारे हाथ के मोमो खाने का। अच्छा, तुम्हारा भी मन है? हाँ भाभी, बना दीजिए ना। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं बना देती हूँ। आप ना बेस्ट है साक्षी भाभी, मेरे भाई की बीवी की तरह नहीं है। क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? सच कहूँ तो मैं उनसे बात ही नहीं करती, मुझे साक्षी भाभी के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं चली आती हूँ। लेकिन तुम्हें अपने भैया भाभी के साथ भी वक्त बिताना चाहिए प्रीति, राधिका इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है भाभी, मुझे यहीं अपना घर लगता है। अब बना नहीं रही हो क्या मोमोज? साक्षी, बना दो ना मोमोज, जाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ।
प्रीति का आना जाना साक्षी के घर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। राधिका उससे बात करने की, उससे घुलने मिलने की कोशिश करती, लेकिन प्रीति हमेशा ही उसे इग्नोर कर देती। प्रीति, आज मैं और तुम्हारे भैया बाजार जा रहे हैं किसी काम से, तुम भी चलो ना हमारे साथ, वहां चाट खाकर आएंगे। मुझे नहीं आना आपके साथ। इतने प्यार से कह रही राधिका, चलना, वैसे भी तुझे बाजार की चाट तो बहुत पसंद है। मुझे चाट पसंद है लेकिन कंपनी नहीं। प्रीति, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूं तो सर पर चढ़ती जा रही है। बस हो गई खुश आप? आपको यही चाहिए था ना कि हम भाई बहन आपस में लड़े, अब तो खुश है ना आप? राधिका ने कुछ नहीं कहा, वो तो तुझे हर बार खुश करने में लगी रहती थी, लेकिन पता नहीं तेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी भाभी है। आपने अगर साक्षी भाभी की बहन के साथ शादी की होती तो हम तीनों कितने खुश होते। प्रॉब्लम ये है कि तेरे दिमाग में एक ही चीज अटक गई है बस, कि साक्षी भाभी ही अच्छी है। जरा अपनी आंखें खोल और देख, अपने अपने होते हैं। उन्होंने कभी मुझे पराया नहीं समझा। वो तो वक्त बताएगा। चलो राधिका, इससे कुछ भी कहना बेकार है। प्रीति और आकाश के बीच गर्मा गर्मी के बाद प्रीति साक्षी के घर आ जाती है रोते हुए, जहाँ साक्षी और कुणाल डिनर कर रहे थे। अरे प्रीति, तुम्हें क्या हुआ? आज राधिका भाभी की वजह से मेरे भैया ने मुझे डांटा। अरे रो मत, आओ हमारे साथ खाना खा लो। कुणाल, कोई जरूरत नहीं है इसे चुप करवाने की। क्या हुआ साक्षी? अरे जब देखो यहीं चली आती है हमारा वक्त बर्बाद करने। अरे हमने इससे प्यार से क्या बात कर ली, ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। जब देखो यहीं आकर बैठ जाती है, कभी हमारे साथ मूवी देखती है, कभी हमारा डिनर खराब करती है। क्यों प्रीति, यही सिखाया क्या तुम्हारी मम्मी ने कि पड़ोसन के कमरे में जाकर उनके पतियों के साथ मूवी देखो? ये आप क्या कह रही हैं साक्षी भाभी? मैं सब समझती हूँ कि तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो। तुम हर बार कुणाल और मेरे बीच आने की कोशिश करती हो, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे दिखता नहीं है कि तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो? ये आप क्या कह रही है साक्षी भाभी? मैं तो यहाँ बस आपके लिए आती हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। कुणाल भैया तो मेरे भाई जैसे हैं। हम दोनों के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकती है? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे मस्का मारने के बहाने तुम यहाँ आती हो जिससे मेरे पति के करीब आ सको। साक्षी, प्रीति मेरी बहन जैसी है, क्या बकवास कर रही हो तुम तो चुप ही रहो। मर्द सारे एक जैसे होते हैं। और तुम चलो, आज तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ कि आपकी बेटी पड़ोसन के कमरे में पड़ी रहती है हमेशा और आप कुछ कहती ही नहीं। चलो तुम। साक्षी प्रीति को खींचती हुए उसके घर ले जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। साक्षी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम भी जानती हो कि प्रीति तुम्हें कितना पसंद करती है। मैं सब जानती हूँ कि आपकी बेटी क्या है और क्या नहीं। जब देखो मेरे घर पर पड़ी रहती है। उसे कंट्रोल में रखिए आप आंटी। और आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखिए। आप मेरी ननद के बारे में बात कर रही हैं। ये तुम्हारी ननद? अरे ये तुम्हें भाभी नहीं मानती। वो हम दोनों का आपस का मामला है। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रीति आपको इतना मानती है, आपके डिजाइन्स की इतनी तारीफ करती है, आपको अपना आइडल मानती है, और आप है कि उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। आपने आज अपना एक प्यारा फैन खो दिया है। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा फैन। आज के बाद मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरी ननद को भी जरूरत नहीं है आपके यहाँ आने की। आज के बाद प्रीति आपने इनसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे प्रीति, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती कैसा नहीं है? पराये लोग पराये ही होते हैं। आज देख लिया ना प्रीति, कितना गंदा बोल कर गई है वो तुम्हें। लेकिन तुम्हारी अपनी भाभी ने उसके सामने तुम्हें बेइज्जत नहीं होने दिया। अब तुम्हें समझ में आया कि कौन अपना है कौन पराया? आप ठीक कह रही है। मैंने पराये लोगों के लिए अपनी भाभी को इतना कुछ कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम समझते हैं कि तुझमें बचपन से ही अकल की कमी है। भाभी देखिए ना भैया, मुझे कम अकल कह रहे हैं। खबरदार, जो मेरी प्यारी सी ननद को किसी ने भी कुछ कहा तो। अरे भाई, अब तो ये दोनों मिल गई है माँ। देखना कैसे हम दोनों को पीछे छोड़ देती हैं। हमारे प्यारे से परिवार को किसी की नजर ना लगे। अशरफी का एक ही बेटा है जिसका नाम है नितेश। नितेश की शादी अंजलि से हुई है। नितेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा है और परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है। अंजलि और नितेश के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका नाम है वंदित और रंजना, जो दिल्ली के ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे पुश्तैनी मकान है, छोटा सा परिवार है और पिता के व्यापार के अलावा बेटा भी अच्छी नौकरी करता है, तो जरूर परिवार में भरपूर सुख और समृद्धि छाई होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि कोई भी कहानी परफेक्ट तो कभी होती ही नहीं, है ना? हमारी कहानी लिखते समय भगवान ने सबके जीवन में कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न तो बनाया ही है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी का ट्विस्ट क्या है। अशरफी देवी सिर्फ नाम की अशरफी है, लेकिन स्वभाव से एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस औरत है। कंजूस ऐसी कि जेब में पैसा होने के बावजूद उनकी वही हालत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक रोज, मम्मी जी 2 दिन हो गए घर में चाय नहीं बनी, आप चाय पत्ती लाकर क्यों नहीं देती? अरे चाय पत्ती खत्म हो गई है तो पड़ोसी के यहाँ से मांग ला, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ी बहुत चाय पत्ती इधर उधर से मांग लेगी तो? माँ जी ये कोई अच्छी बात है क्या? हम क्या भिखारी हैं? कभी चीनी मांगने पहुंच जाते हैं, कभी चाय पत्ती। अरे मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे चुप कर, पता है मुझे कौन से रजवाड़े की राजकुमारी है तू। मैं अभी तो सुबह सुभद्रा बहन के यहाँ जाकर चाय पी कर आई, मेरी रात तो नहीं कटी। अब तुझे चाय पीनी है तो अपनी चाय का इंतजाम खुद कर ले, मेरा दिमाग मत चाट। मैंने तुझे रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना तेरी मर्जी। पता नहीं कैसे मंदगढ़ के खानदान में शादी हो गई मेरी। घर में कोई सामान खत्म हो जाए तो बाजार से लाने की बजाय पड़ोसी से मांगने के लिए कटोरा पकड़ा देते हैं ये लोग। इससे तो अच्छा किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाती, कम से कम गरीब लोगों में गैरत तो होती है। ये तो बस नाम की अमीर है और गैरत के नाम पर इनके पास कुछ है ही नहीं। बहू अंजलि आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि आज महीने की 25 तारीख थी। 22 तारीख को ही घर में चीनी खत्म हो गई थी और उसके बाद जब उसने सासू माँ को चीनी लाने के लिए कहा तो उन्होंने कटोरी थमाकर उसे मिसेस गुप्ता के घर का रास्ता दिखा दिया। बेचारी मरती क्या न करती। चीनी तो मिसेस गुप्ता के यहाँ से मांग लाई थी, लेकिन 3 दिन बाद आज जब चाय पत्ती खत्म हुई और एक बार फिर से पत्ती मांगने के लिए माँ जी ने उससे कहा, तब तो बहू के गुस्से का ज्वालामुखी फटना ही था। शाम के समय सुनते हैं, अरे मैं पूछती हूँ क्या फायदा आपकी नौकरी का? कहने को लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं आप, और हालत हमारी रास्ते के चलते भिखारी से भी बढ़कर है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके घर में लग्न हुआ था मेरा। अंजलि, मैं अभी तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार औरत समझता था, लेकिन हरकत तो तुम भी अनपढ़ गवार वाली ही कर रही हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता। पूरा दिन पति काम से थक कर लौटा है और तुम आते ही अपनी सास बहू की पंचायत लेकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम चैन से एक गिलास पानी तो पिला दिया करो। हाँ, तुमसे तो 5 मिनट भी अपनी माँ की करतूत सुनी नहीं जाती। मुझसे पूछो ना, मुझे तो दिन के 24 घंटे उनके साथ बिताने होते। मेरे बारे में भी तो सोचो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ ये सब। जानते हो ना, मुझे चाय पीने की लत है और चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। अरे दिन में 3 बार चाय पीने वाले इंसान को अगर 3 दिन में 1 बार भी चाय न मिले तो उसका क्या हाल होगा? ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। आपका क्या है, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सारी महाभारत में पीस तो मैं रही हूँ। मत हो, मैं कल तुम्हें चीनी और चाय पत्ती लाकर दे दूंगा। और हाँ, माँ को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पापा, मुझे नए जूते दिलाओ ना, मेरे जूते फट गए। अब तो स्कूल में भी बच्चे मेरे जूते देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे चुप कर, अभी तेरी दादी ने सुन लिया ना तो दम दमाते हुए सर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि घर में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हम अपनी फिजूल खर्चियों में उड़ा रहे हैं। तुझे जूते लेने हैं ना, दिला देंगे तुझे जूते, लेकिन दादी के सामने शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, अशरफी देवी की ना उम्र के साथ सिर्फ नजर कमजोर हुई है, कान नहीं। तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर जो घुस्सुर पुसुर कर रहे थे सब सुनाई दे रहा है मुझे। और ऐसा क्या बिगड़ गया तेरे बेटे के जूते में जो तू उसे खरीदने का वादा कर रही है? दादी, आप 2 बार से मेरे जूते में ऐसे ही सिलाई करवा कर ले आ रही है। अब तो स्कूल में बच्चे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यूनिफॉर्म भी कितनी पुरानी हो गई है। अरे चुप कर, तू वहां पढ़ने जाता या फैशन परेड दिखाने के लिए? बेटा, हम कोई करोड़पति नहीं है जो रोज रोज कपड़े और जूते खरीदेंगे। तुझे पता है, हमारे जमाने में तो कपड़ों में 10-10 जगह जोड़ लगता था, तब तक कपड़े को चलाया जाता था। आजकल के बच्चों को देखो, 4 बार कपड़े पहने और कूड़े में फेंक दिए। पोती को समझा बुझाकर दादी उसका जूता लेकर बाहर वाले कमरे में आ गई। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई ना, ये अंजलि तो मेरा पूरा घर ही ले डूबेगी। इतने सालों में जो 4 पैसे मैंने बचाए हैं, अगर इसके हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी तो 4 दिन में लुटा देगी सब कुछ। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसा करती हूँ बहू के मायके संदेश भिजवा देती हूँ
त्योहार के समय आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। अगले दिन अशरफी देवी फोन पर। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस सोचा आपको याद दिला दूं, होली का त्योहार आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ त्योहार बहू अपने मायके में ही मना लेगी तो अच्छा रहेगा। बच्चे बिना काफी दिन से नानी के घर नहीं गए तो इसी बहाने वो भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह बहन जी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, कल ही सूरज को भेज देती हूँ। अब होली में दिन ही कितने रह गए हैं, बच्चों को लिवा ले जाएगा। अगले दिन बहू अंजलि का भाई अंजलि और उसके बच्चों को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। जैसा कि अशरफी देवी ने अनुमान लगाया था वैसा ही होता है। त्योहार के समय बहन के घर आते समय सूरज फल, मिठाइयां, गुलाल और रंग के अलावा और भी काफी सामान लेकर आया था। शाम तक बहू अपने मायके के लिए निकल गई थी। बहू के जाने के बाद चलो, बहू के मायके जाने से एक बड़ा खर्चा तो टला, वरना अभी होली पर नए कपड़े दिलाने की डिमांड शुरू कर देते सबके सब। अब नानी के घर जाकर होली मनाएंगे और नानी से ही खर्चा भी करवाएंगे। इसी बहाने हमारे भी त्योहार का सारा खर्चा समधन जी के आए हुए सामान से ही निकल जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अशरफी ने बड़ी आसानी से बिना खर्चे के होली का त्योहार बिता लिया था। कुछ दिन बाद अशरफी के दूर के रिश्तेदार उसके घर आते हैं। माँ जी, हमारे लिए तो आप कभी कोई ढंग का खाना बनवाती नहीं, लेकिन अब मामा जी के लिए तो कुछ अच्छा सा भोजन बनाना पड़ेगा ना, या आप कहे तो उनके लिए भी दाल और चटनी बनाकर रख दूं। अरे हाँ ठीक है, पता है मुझे कि कोई मेहमान चाहे बिन बुलाए ही क्यों ना आए, खर्चा तो उसके आने पर करना ही पड़ता है। मैं अगर 1 रुपया का खर्चा करूंगी ना तो 10 निकलवा भी लूंगी, तू देखती जा। दूर के रिश्ते में लगने वाले अपने भाई विनोद के लिए अशरफी मटर पनीर की सब्जी, सलाद, रायता और पूरी वगैरह बनाकर तैयार करवा देती है। भोजन के बाद बड़ा सुंदर प्यारा सा परिवार है आपका, इतने प्यारे प्यारे पोते हैं, सुंदर सुशील बहू है। सच्ची आपके घर आकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलते हैं, फिर कभी इधर से जाना होगा तो आपको फिर दर्शन देंगे। बच्चों जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दादाजी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आकर पैर छूकर अपना अपना शगुन ले लो। अरे बेटा, रिश्ते में दादा लगते हैं तुम्हारे, कोई ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना लौट जाएंगे। दादा का नाम सुनते ही दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और मामा जी के पैर छूने लगते हैं। वैसे तो पहली बार घर आओ तो बच्चों के लिए कपड़ा देना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब अचानक से आए हो, कहाँ बाजार में कपड़े लेते घूमेंगे। आप तो बस 1100 बच्चों के हाथ पर रख दीजिए। वैसे ना आजकल 1100 में बच्चों के कपड़े नहीं आते, लेकिन फिर भी मेहमानों से कोई 2-4 हजार थोड़ी ना लेता है। अरे शगुन के 1100 ही बस होते हैं। हाँ। अशरफी की बात सुनकर बेचारे मामा जी ठगे से रह जाते हैं और शर्मिंदा होकर दोनों बच्चों के हाथ में 1100 रुपए निकाल कर रख देते हैं। अरे बहू अपने मामा ससुर से पैर छूकर अपनी मुंह दिखाई तो ले ले बेटा, शर्मा मत। मेरी शादी को तो 10 साल से ज्यादा हो गए, अब मुंह दिखाए की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। आओ, तुम्हारा भी तो हक बनता है। हालांकि सास के मुंह से ये बातें सुनकर अंजलि को बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन ये कोई पहली बार तो था नहीं। अशरफी देवी पिछले 10 सालों से यही करती आ रही थी और अब तो सास की इस तरह भीख मांगने की आदत बहू अंजलि बहुत अच्छे से जान चुकी थी। कुछ दिन बाद, अरे भाग्यवान, इतना पैसा आ रहा है घर में, सारे पैसों पर तुम कुंडली मार कर बैठी रहती हो। बेटे की तनख्वाह, मेरे व्यापार से आने वाला गल्ला, सब तुम्हारी तिजोरी में बंद है। मैं पूछता हूँ, हम बाप बेटों को ढंग के कपड़े भी पहनने को नसीब होंगे कि नहीं? तुम्हारे राज में मेरी पैंट तो बिल्कुल गल गई है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे नए कपड़े चाहिए बस। कैसे बात करते हैं जी आप भी? आपको क्या लगता है कि मुझे आपके और आपके बेटे की कोई चिंता नहीं है? अरे सिर्फ आप और आपका बेटा ही नहीं, बहू और मेरी साड़ी भी आएगी और 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। पूछो कैसे? फिर कोई टोपी पहनाई होगी तुमने किसी को। अब तुम्हारी तरह टोपियां पहनाने का गुण हमारे पास तो है नहीं। तुम ही बता दो भाग्यवान की कैसे। अरे मेरे भतीजे के बहन की लड़की की शादी है ना, 3 दिन बाद वहां चलेंगे हम सब। वहां पर विदाई में मुझे शादी की साड़ियां और जोड़ मिलेंगे। बस उसी से अगले 6 महीने का इंतजाम हो जाएगा हमारा, और क्या चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हम लोगों को तो सपरिवार न्योता भी नहीं है वहां जाने का, और तुम वहां से साड़ी और जोड़े लाने के ख्वाब देख रही हो। मैं वहां पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो जाओ।
ऐसा है महाराज, अगर आपके ये कुतुब मीनार जितने ऊंचे सम्मान के साथ चल रहे होते ना हम लोग, तो आज चने फांकने की स्थिति में होते। ये मेरा ही शासन है कि आज हमारे पास 2-2 दुकान है, इतना बड़ा घर है और सब फल फूल रहा है। और कौन वहां गिनती करने बैठा है कि एक आदमी का न्योता था या 4 का? आप सब लोग चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं, मुझे इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। बेचारे ससुर जी की पैंट पूरी तरह से गल चुकी थी। अब अगर नई पैंट चाहिए थी तो शादी में जाकर बेशर्मों की तरह जोड़े तो लेने ही थे। इसलिए अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर पूरा परिवार दूर के रिश्तेदार की शादी में शामिल हो जाता है और विदाई में साड़ी और जोड़े इकट्ठे करके घर ले आता है। घर पहुंचकर देखा आपने, मैं कहती थी ना हींग लगेगा ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। अरे बहू तेरी भी नई साड़ी आ गई है, अब खबरदार जो 6 महीने तक तूने नया कपड़ा खरीदने के बारे में बात भी की तो। दादी ये गलत बात है, जहाँ पर भी हम जाते हैं हर जगह बस मम्मी पापा और आप लोगों को ही कपड़े मिलते हैं, हम लोगों को नए कपड़े कब दिलवाएंगे आप? अरे बेटा तुम लोग नानी के घर जाते हो ना, तो नानी के घर जाकर मांगा करो। देखो बेटा, जितना हक दादी पर होता है उससे 2 गुना अधिकार बच्चों का नानी के ऊपर होता है। इसीलिए तो तुम्हें साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, कपड़े जो कुछ भी चाहिए सब अपनी नानी मामा से मांगा करो। अकेली दादी कितना खर्चा चला पाएगी, हैं बेटा? अरे हम भिखारी हैं क्या कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो जाकर नानी मामा के आगे हाथ फैलाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता, हम लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? क्या फायदा है आपकी इस कमाई का जब हर चीज के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है? मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए नौकरी और कटोरा लेकर हम सब परिवार चौराहे पर भीख मांगना शुरू कर देते। कम से कम भिखारी बनकर भीख मांगेंगे तो इज्जत तो नहीं जाएगी हमारी। नीतीश जानता था कि पत्नी जो भी कह रही है वो एकदम सही है, लेकिन अशरफी देवी के सामने कहाँ किसी की चल पाती थी। शाम का समय था। नीतीश और उसके बाबूजी अपने काम से घर पहुंचे तो देखा घर में सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। क्या बात है, आज कहीं पार्टी में जाने का इरादा है क्या? सब लोग तैयार नजर आ रहे हैं। आज मैं बाजार सामान लेने गई थी ना, उधर गेस्ट हाउस में मैंने देखा कि पार्टी की जोर शोर से तैयारी चल रही है। बड़े दिन हो गए बेटा ये दाल चटनी खाकर एकदम बोर हो गई हूँ, तो बिना फटाफट से तैयार हो जा, आज हम सब लोग वहीं जाकर मुफ्त की दावत खाएंगे। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको ये नहीं पता कि दावत किसकी यहाँ है? और तब भी आप बेगानी शादी में गेस्ट बनकर सिर्फ खाने के लिए जा रही हैं। बचपन से ही तुम्हें ऐसी ही शादियों में खाना खिलाकर लाती रही हूँ ना, तो आज ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई जो तो इतना नाटक कर रहा है? अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ माँ कि कहीं भी सूट बूट पहनाकर आप मुझे खाना खिला लेंगे। मैं ऐसे मुफ्त की दावत उड़ाने के लिए नहीं जाने वाला, मैं घर में बैठकर दाल रोटी ही खा लूंगा। बेटा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है तो चलता है कि नहीं? पापा चलो ना, कितने दिन से पनीर जलेबी रसगुल्ला नहीं खाया, मेरा तो केक खाने का भी बहुत मन कर रहा है। बच्चों को अच्छा खाना खाने के लिए तड़पता हुआ देखकर बेचारा नीतीश मन ना होते हुए भी चुपचाप तैयार होकर उनके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में पहुंचकर सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। माताजी माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हम लड़की वालों की तरफ से है ना, इसलिए आपने हमें नहीं पहचाना होगा। क्या कहा? लड़की वालों की तरफ से? अरे वो जो लड़की की माँ है ना, उसकी बुआ की मासी हूँ मैं। झूठ बोलते शर्म नहीं आती आप लोगों को? शक्ल से तो इज्जतदार लोग लगते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पार्टी में ना लड़की वाले हैं ना लड़के वाले। ये एक बर्थडे पार्टी है जो मेरे 5 साल के पोते के जन्मदिन के लिए हमने ऑर्गेनाइज की है। उस आदमी की बात सुनकर माँ और नीतीश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन असली तमाशा होना तो अभी बाकी था। तभी अचानक से नीतीश को एक आवाज सुनाई देती है। ये तुम्हारी फैमिली है क्या? नीतीश ने पीछे घूमकर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने उसका बॉस खड़ा हुआ था, इसलिए उसको समझते देर नहीं लगती कि ये बर्थडे पार्टी उसके बॉस के बेटे की ही है। नीतीश, इतनी कम सैलरी भी नहीं मिलती तुम्हें ऑफिस से कि तुम्हें इस तरह से बिना बुलाए लोगों की पार्टी में जाकर खाना खाना पड़े। रहने दीजिए पापा, इन लोगों को गेस्ट ही समझ लीजिए, ये मेरे ही अंडर में काम करता है। और हाँ, अब आ गए हो तो खाना खाकर ही जाना। और नीतीश, पढ़े लिखे बंदे हो यार, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो, आगे से ऐसा काम मत करना। टेक केयर। पार्टी में जो भी तमाशा हुआ था उसके बाद तो मानो नीतीश के लिए जमीन में गड़ जाने वाली स्थिति पैदा हो गई थी।
अब तो एक भी निवाला किसी के गले से नहीं उतर रहा था और वो सब लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आकर, अरे ऐसा मनहूस सा मुंह बनाकर क्यों घूम रहा है? तेरी माँ नहीं मरी, अभी जिंदा है। अरे ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी हादसा, उसके सदमे में जीना तो नहीं छोड़ देता इंसान। ए बहू, चल फटाफट से खिचड़ी बना दे। उस कमबख्त ने तो पेट भर के खाना भी नहीं खाने दिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। अशरफी देवी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे इस घटना का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो, लेकिन घर के बाकी सदस्य मानो सदमे में आ गए थे। अरे बेटा, इतना सीरियसली नहीं लेते, और वैसे भी तेरे बॉस की पार्टी थी, वहां तो तू जा ही सकता है। उसने भी तुझे बाद में इनवाइट कर ही लिया था ना, फिर भी बच्चों को बिना खाना खिलाए लेकर आया तू, और अब यहाँ मुंह बनाकर बैठा है। अरे चल भूल जा वो सब। अगले दिन सुबह, अरे बहू मेरी चाय मत बनाना तुम, मैं तो विमला बहन के यहाँ जा रही हूँ, वहीं चाय नाश्ता कर लूंगी, एक समय के नाश्ते की बचत तो होगी। इतना कहकर अशरफी पड़ोसन विमला के यहाँ पहुंच जाती है। पड़ोसन के यहाँ अशरफी ने अभी चाय का कप उठाया ही था कि तभी उसकी बहू टीवी में एक वीडियो चला देती है जिसमें अशरफी और उसके परिवार को पार्टी में बेइज्जत किया जा रहा था। बहू ये क्या चला रखा है तूने? आंटी जी, ये आप लोगों की असलियत है जो पूरे एरिया में रात से ही वायरल हो रही है। सबको पता चल गया है आप लोग क्या करते हो। अब समझ में आया क्यों रोज रोज यहाँ चाय नाश्ता करने चली आती हैं आप। पड़ोसन के यहाँ चला अपना वीडियो देख और उसको खुद का मजाक उड़ाता देख आज पहली बार अशरफी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर जाकर अशरफी बहू और बेटे को विमला के यहाँ हुई सारी घटना बताने लगती है। क्यों माँ, हो गई तसल्ली या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? सालों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस में किस मुंह से सबका सामना करूंगा। अब तो लगता है नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी, और ये मोहल्ला भी, तब जाकर नजर उठाकर चल पाएंगे। बेटे नीतीश की बात वाकई बिल्कुल सच थी। उनका वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो गया था। जहां कहीं भी वो लोग जाते, लोग वीडियो की बात करके उनका मजाक उड़ाने लगते। इज्जत से जीने के लिए अशरफी देवी को अपना पुश्तैनी मकान कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ जाता है ताकि इज्जत से एक नई जिंदगी शुरू कर सके।